हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल एसकेएस नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक कंडीशन है। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लूरल इफ्यूजन की, और प्लूरल इफ्यूजन को पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं प्लूरा की, कि प्लूरा क्या होता है। तो जैसे अपन लंग्स की एनाटॉमी पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि जो लंग्स होते हैं उनको एक मेम्ब्रेन कवर करने का काम करती है। एक मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को सराउंडिंग प्रेजेंट रहती है। तो इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लूरा। ये मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को कवर करती है, और इस मेम्ब्रेन को अपन कहते हैं प्लूरा। और ये प्लूरा क्या होती है? डबल लेयर होती है, डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स दो परत इसके अंदर पाई जाती है। डबल लेयर होगी तो जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं अपन पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। और जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है इनर लेयर, इनर लेयर को अपन कहते हैं विसरल प्लूरा। क्या कहते हैं? विसरल प्लूरा। तो प्लूरा के अंदर दो लेयर होगी। बाहर वाली जो आउटर लेयर होती है उसको अपन कहते हैं पेराइटल प्लूरा, और जो अंदर की लेयर होती है उसको अपन कहते हैं विसरल प्लूरा। जो इनर लेयर होती है उसको कहा जाता है विसरल प्लूरा। देन इन दोनों लेयर्स के बीच में मींस पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच की जो खाली जगह होती है, कैविटी लाइक स्पेस होता है, इस स्पेस को अपन कहते हैं प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। तो देखो तीन चीजें क्लियर होगी कि लंग्स के सराउंडिंग जो लेयर होती है उसको अपन कहते हैं प्लूरा। देन इस प्लूरा के अंदर डबल लेयर होती है। आउटर लेयर इज नोन एज पेराइटल प्लूरा एंड इनर लेयर इज नोन एज विसरल प्लूरा। देन इन दोनों के बीच में पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं प्लूरल कैविटी। देन आते हैं अपनी डिजीज कंडीशन पर, प्लूरल इफ्यूजन। तो अगर इस प्लूरल कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है प्लूरल इफ्यूजन। मींस में डेफिनेशन दे सकता हूं इसकी कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द प्लूरल कैविटी, इनटू द प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना क्या कहलाता है? प्लूरल इफ्यूजन। देन बात करते हैं अपन इस प्लूरल इफ्यूजन के टाइप्स की। तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, इसके अंदर प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लड का एक्यूमुलेशन हो सकता है। अगर मान लो प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स। अगर प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो फ्लूइड के एक्यूमुलेशन को अपन बोल रहे हैं प्लूरल इफ्यूजन। देन अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया तो अपन बोलते हैं हीमोथोरेक्स। दूसरा, इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो सकता है एयर का। किसका? एयर का। तो अगर प्लूरल कैविटी के अंदर एयर का एक्यूमुलेशन हो गया तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे न्यूमोथोरेक्स। क्या बोलेंगे? न्यूमोथोरेक्स। देन न्यूमोथोरेक्स को ही अपन बोलते हैं लंग्स कोलैप्स। लंग्स कोलैप्स। न्यूमोथोरेक्स मींस लंग्स का कोलैप्स हो जाना। इसके अलावा इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो सकता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया, एयर का एक्यूमुलेशन हो गया। देन इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो सकता है पस का, एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। तो अगर प्लूरल कैविटी के अंदर पस का एक्यूमुलेशन हो गया तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एम्फाइमा। एम्फाइमा मींस एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। तो इस तरह से ये अपने प्लूरल इफ्यूजन की प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना क्या कहलाता है? प्लूरल इफ्यूजन। देन अगर इसी कैविटी के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया तो अपन उसको कहेंगे हीमोथोरेक्स। देन इसके अंदर एयर का एक्यूमुलेशन हो गया तो अपन बोलेंगे न्यूमोथोरेक्स।
जिसको अपन बोलते हैं लंग्स कोलैप्स। देन इसके अंदर अगर पस का एक्यूमुलेशन हो गया तो अपन कहेंगे एम्फाइमा। तो ये अपने जनरल डिजीज कंडीशन की डेफिनेशन होती है प्लूरल इफ्यूजन की। देन अपन बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की, कि प्लूरल इफ्यूजन होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो सबसे पहले जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है निमोनिया। अगर किसी पर्सन को निमोनिया है तो निमोनिया की वजह से प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होकर प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। देन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर। देन कॉम्प्लिकेशन है ये पेरिटोनियल डायलिसिस का, पेरिटोनियल डायलिसिस अगर किसी पेशेंट के किया जा रहा है तो उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। देन चेस्ट ट्रॉमा, चेस्ट को कोई ट्रॉमा होने के कारण। देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण भी क्या हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमनली कुछ कंडीशंस होती है, जैसे इन्फेक्टिव कंडीशंस, निमोनिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, पेरिटोनियल डायलिसिस, चेस्ट ट्रॉमा एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इन कंडीशंस के कारण क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो सकता है। देन जब किसी पर्सन के अंदर प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो जाएगा तो जो साइड अफेक्टेड होगी, अपन सिम्टम पे आते हैं, क्लिनिकल फीचर्स पे। ये तो इटियोलॉजी थी इसकी। देन मान लो किसी पेशेंट के अंदर प्लूरल इफ्यूजन हो गया तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स की मैं बात करूं तो जो साइड अफेक्टेड होगी, मान लो ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाइलेटरली भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली यूनिलेटरली देखने को मिलता है। एक लंग्स अफेक्ट होता है, राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है। तो जो साइड अफेक्ट होगी उस साइड में क्या देखने को मिलेगा, प्लूराइटिक पेन होगा। देन ऑन अफेक्टेड साइड, प्लूराइटिक पेन ऑन अफेक्टेड साइड, जो साइड अफेक्टेड हुई है उस साइड में प्लूराइटिक पेन होगा। देन इस पेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा कि इंक्रीज विथ इंस्पायरेशन, ये प्लूराइटिक पेन इंस्पायरेशन के साथ साथ इंक्रीज होगा। देन सेकंड क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात करूं तो होगा डिक्रीज ब्रीथ साउंड, ऑन अफेक्टेड साइड, मीन्स जो साइड अफेक्ट हुई है, जिस साइड के अंदर मान लो लेफ्ट लंग्स के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा है, तो लेफ्ट साइड के अंदर ब्रीथ साउंड अब्सेंट मिलेंगे या डिक्रीज्ड मिलेंगे। देन क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है तो ये ब्रोंकाई, देन इसकी ब्रांचेज होगी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, एल्वुलार डक्ट। तो इनके अंदर भी इरिटेशंस डेवलप होगा, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस डेवलप होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉन प्रोडक्टिव कफ ड्यू टू, क्यों होगा, ड्यू टू ब्रोंकियल इरिटेशन, नॉन प्रोडक्टिव कफ ड्यू टू ब्रोंकियल इरिटेशन। तो ये तीन मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो प्लूरल इफ्यूजन के अंदर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन, प्लूराइटिक पेन होगा अफेक्टेड साइड में, और इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग ये पेन इंक्रीज होगा।
देन सेकंड वन क्या होगा, अफेक्टेड साइड में ब्रीथ साउंड डिक्रीज होंगे। देन थर्ड वन नॉन प्रोडक्टिव कफ होगा, ड्राई कफ प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है टेकिकार्डिया, देन डिसअपनिया, टेकिकार्डिया, डिसअपनिया। देन अगर इन्फेक्टिव कोज है जैसे निमोनिया के कारण या किसी दूसरे इन्फेक्शन के कारण प्लूरल इन्फ्यूजन डेवलप हुआ है तो फीवर भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये जनरल क्लिनिकल फीचर्स होते हैं मोस्ट कॉमनली जो अपने को सीन होते हैं प्लूरल इन्फ्यूजन के केस में। देन अपने को क्या करना होता है, इस पेशेंट का डायग्नोसिस करना होता है। अगर अपने पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी कंप्लेंट्स है इस तरह से प्लूराइटिक पेन प्रेजेंट मिल रहा है, ब्रीथ साउंड अफेक्टेड साइड में अब्सेंट है, तो अपन क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि क्या पता इसको प्लूरल इन्फ्यूजन तो डेवलप नहीं हो गया। तो डायग्नोस करने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों चीजों के बारे में अपन बात करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अपने को करना होगा, मेन सबसे जरूरी चीज होती है अपने सबसे पहले इस पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये तो कंपलसरी होता है, अपने पास कोई सा भी पेशेंट आए उसकी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। देन हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद सेकंड जो अपन यूज करेंगे वो होगा चेस्ट एक्सरे। इस पेशेंट का चेस्ट रेडियोग्राफ करवाएंगे अपन, चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे और चेस्ट एक्सरे में अपने को क्या पता चलेगा कि लंग्स का जो पार्ट अफेक्टेड है, जिस पार्ट के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, ये वाला पार्ट के अंदर क्या कलेक्ट है, मान लो फ्लूइड कलेक्ट है, या हीमोथोरेक्स हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, पस भी हो सकती है। तो जिस पार्ट के अंदर फ्लूइड कलेक्ट है वो एक्सरे के अंदर दिखेगा व्हाइट, ऐसा दिखेगा, व्हाइट शेडो दिखेगी, मींस बाकी नॉर्मल लंग्स अपीयर होंगे, लेकिन जितने पार्ट के अंदर प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो रखा है वो पार्ट एक्सरे के अंदर अपीयर होगा व्हाइट। दूसरी तरफ मैं बात करूं न्यूमोथोरेक्स की, अगर मान लो एयर कलेक्ट है, पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स है, और अगर अपन इस पेशेंट का एक्सरे करवाएं तो एक्सरे के अंदर एयर वाला भाग, न्यूमोथोरेक्स वाला भाग दिखता है अपने को ब्लैक और डार्क, ये डिफरेंस होता है। अगर पेशेंट के प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड कलेक्ट है या प्लूरल इफ्यूजन है या हीमोथोरेक्स है तो वो पार्ट अपीयर होता है व्हाइट, जबकि एयर वाला पार्ट, न्यूमोथोरेक्स वाला पार्ट अपीयर होता है ब्लैक और डार्क। दूसरी चीज ये होती है कि अगर ब्लड या फ्लूइड कलेक्ट है तो वो नीचे की ओर दिखेगा, लंग्स के नीचे वाले पार्ट में, जबकि एयर है तो वो ऊपर वाले पार्ट में, मोस्टली यहाँ पे अपने को अपीयर होगी। तो इस तरह से अपन चेस्ट एक्सरे के थ्रू इसको डायग्नोस कर सकते हैं। देन इसके अलावा और अपने को डिटेल से स्टडी करनी होती है तो यूएसजी करवा सकते हैं अपन लंग्स की, देन सीटी स्कैन भी करवाई जा सकती है। इसके अलावा अपन करते हैं थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस एक प्रोसीजर है जो डायग्नोस्टिक पर्पज से भी अपन यूज करते हैं और थेराप्यूटिक पर्पज से भी यूज करते हैं। सबसे पहले तो इस प्लूरल इफ्यूजन को डायग्नोस करने के लिए जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड है, पस है या सीरस फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस प्लूरल स्पेस से इस फ्लूइड को निकालना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा या एस्पायरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एस्पायरेट करना पड़ेगा। तो एस्पायरेट करने के लिए अपन प्रोसीजर यूज में लेंगे थोरासेंटेसिस। देन पता चल जाने के बाद अपने को क्या करना होगा, इस फ्लूइड को निकालना भी पड़ेगा। तो निकालने के लिए थेराप्यूटिक पर्पज से भी अपन यूज करेंगे प्रोसीजर थोरासेंटेसिस। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक के रूप में अपन बात करते हैं, इस पेशेंट का थोरासेंटेसिस करके भी अपन फ्लूइड का पता लगा सकते हैं, देन कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब मान लो अपनी कंडीशन आइडेंटिफाई हो गई, अपन ने हिस्ट्री ले ली पेशेंट की, चेस्ट एक्सरे करवा लिया, देन थोड़ा सेंटेसिस भी कर लिया। अब अपने को क्या करना होता है, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, मैनेजमेंट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अपन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कोज। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कोज मीन्स जो भी इसके पीछे का कारण था उस कारण को ट्रीट करो। जैसे मान लो निमोनिया था तो अपने को क्या देना होगा, एंटीबायोटिक्स देंगे। मान लो नेफ्रोटिक सिंड्रोम था तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रीट करेंगे। मान लो सीएचएफ के कारण हुआ है तो सीएचएफ का ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो भी अंडरलाइंग कोज है डिजीज के पीछे, उस कोज को ट्रीट करो, प्लूरल इफ्यूजन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला अपने मैनेजमेंट के अंदर आता है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कोज। देन सेकंड वन अपन करते हैं थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस, इस थोरासेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करते हैं, प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड था उसको एस्पायरेट करते हैं। मींस एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड एक्युमुलेट हो रखा है उसी फ्लूइड को एस्पायरेट करना क्या कहलाता है, थोरासेंटेसिस। और इसी थोरासेंटेसिस को अपन दूसरे नाम से जानते हैं थोराकोसेंटेसिस। थोराकोसेंटेसिस और प्लूरल टेप, इसको प्लूरल टेप के नाम से भी अपन जानते हैं। एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल कैविटी इज नोन एज थोरासेंटेसिस, अदरवाइज प्लूरल टेप। तो ये प्रोसीजर अपन करते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए, थेराप्यूटिक पर्पस से, जिसमें अपन क्या करेंगे, एक नीडल इंसर्ट करेंगे प्लूरल कैविटी के अंदर। प्लूरल कैविटी के अंदर नीडल इंसर्ट करके उस फ्लूइड को एस्पायरेट कर लेंगे, ड्रेन कर लेंगे। तो थोरासेंटेसिस करने के लिए अपन बात करते हैं पेशेंट की इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे पोजीशन। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, तो थोरासेंटेसिस करने के लिए अपन मोस्टली जो पेशेंट को पोजीशन देते हैं वो होती है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन, और सिटिंग पोजीशन में भी कैसे पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है, यहां अपन कह सकते हैं अब सिटिंग अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन में बैठा रहता है। देन आर्म्स एंड शोल्डर्स आर रेस्टिंग ऑन ए टेबल। उसके जो आर्म्स होती है और शोल्डर होते हैं वो आगे एक टेबल पे रेस्ट करवाए जाते हैं। तो आर्म्स एंड shoulders are resting on a table। तो इस तरह से थोरासेंटेसिस करने के लिए पेशेंट को अपन पोजीशन देते हैं, सिटिंग पोजीशन देते हैं। एंड आर्म्स एंड शोल्डर्स आर रेस्टिंग ऑन ए टेबल, रेस्ट करवाए जाते हैं जैसे आगे की ओर एक टेबल पे आर्म एंड शोल्डर को। और अपन पीछे से बैक साइड से क्या करते हैं, इस नीडल को इंसर्ट करके फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। अगर मान लो अपना पेशेंट अनेबल टू सिट है, सिटिंग नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो उस कंडीशन में पेशेंट को पोजीशन दी जाती है लाइंग डाउन। लाइंग डाउन, लेटे हुए ऑन नॉन अफेक्टेड साइड। जो साइड अफेक्टेड नहीं है उस साइड की ओर लिटा के पेशेंट को पोजीशन दी जाती है लाइंग डाउन, और फ्लूइड को एस्पायरेट किया जाता है। तो इस तरह से ये दो टाइप की पोजीशन अपन यूज करते हैं इस थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के दौरान। देन पोजीशन देने के बाद अपने को क्या करना होता है, प्रोसीजर करना होता है फ्लूइड को ड्रेन
करना होता है। तो फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने को ध्यान में रखनी होती है। वैसे पूरा प्रोसीजर अपन एक पहले की क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान में रखने लायक मैं चीजें आपको बता देता हूँ कि पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे दी। पोजीशन देने के बाद सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं। नीडल को इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसर्शन साइट की, कि नीडल को इंसर्ट करेंगे तो वो कौन सी साइट पे अपन नीडल इंसर्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, नीडल हमेशा 7th अपन इंटरकोस्टल स्पेस में इंसर्ट करते हैं। जब थोरासेंटेसिस करना होता है तो नीडल इंसर्ट की जाती है 7th इंटरकोस्टल स्पेस में। 7th इंटरकोस्टल स्पेस में नीडल को इंसर्ट करेंगे। देन नीडल के साथ अपन एक 3 वेव स्टॉप लॉक अटैच करेंगे और उस स्टॉप लॉक को एक साइड से अपन सिरिंज से और एक ट्यूब से अटैच कर देंगे। देन इसके बाद इंसर्ट करने पर जैसे फ्लूइड ड्रेन होगा, अपने को क्या करना होता है, कलेक्ट करके लेबोरेटरी में सैंपल के लिए भेजना होता है। देन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, अगर लार्ज अमाउंट में फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, ध्यान रखना, फ्लूइड लार्ज अमाउंट में आ रहा है तो पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकता है हाइपोटेंशन। अगर लार्ज अमाउंट में फ्लूइड ड्रेन हो रहा है तो पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकता है हाइपोटेंशन। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी प्लूरल इफ्यूजन के अंदर रैपिडली अपने को फ्लूइड ड्रेन नहीं करना है, रैपिडली फ्लूइड ड्रेन नहीं करना है। और अगर अपन ने रैपिडली फ्लूइड ड्रेन कर दिया और पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन, चेस्ट पेन एंड टैकीकार्डिया, ये 3 सिम्टम शो हो रहे हैं अपने पेशेंट के अंदर, हाइपोटेंशन मिल रहा है, चेस्ट पेन मिल रहा है एंड टैकीकार्डिया मिल रहा है, तो अपने को तुरंत ड्रेनेज को स्टॉप कर देना है, तुरंत ड्रेनेज को स्टॉप कर देना है और पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। तो ये जनरल चीजें होती है अपने को थोरासेंटेसिस के टाइम ध्यान में रखने के लिए कि कौन सी पोजीशन देते हैं और कौन सी साइट होती है। देन इसके बाद जरूरी चीज होती है कॉम्प्लिकेशंस की, कि थोरासेंटेसिस के कारण कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, तो थोरासेंटेसिस के जो कॉम्प्लिकेशन है उनको अपन 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को मैं बोलूंगा माइनर कॉम्प्लिकेशन और दूसरे मेजर कॉम्प्लिकेशन। कुछ छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो इतने खतरनाक नहीं होते और कुछ डेंजरस वाले कॉम्प्लिकेशन भी थोरासेंटेसिस से हो सकते हैं। तो सबसे पहले माइनर कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है अपने पेन, कि अफेक्टेड साइड पे पेशेंट को पेन हो सकता है। देन इसके अलावा हो सकता है कफ, थोरासेंटेसिस के कारण पेशेंट के अंदर नॉन प्रोडक्टिव ड्राई कफिंग भी हो सकती है। तो ये 2 माइनर सिम्टम्स होते हैं, जो माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इतने सीवियर नहीं होते। देन इसके अलावा कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जिनकी मैं बात करूं तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है कि थोरासेंटेसिस के कारण लंग्स पंचर हो सकते हैं और पंचर के कारण अपन फ्लूइड निकाल रहे थे, फ्लूइड ड्रेन कर लिया, लेकिन हो सकता है कि प्लूरल कैविटी के अंदर एयर का एक्यूमुलेशन हो गया। एयर एक्यूमुलेशन मींस न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स। तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है इसका, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। और दूसरा हो सकता है वेगस नर्व स्टिमुलेशन, वेगस नर्व स्टिमुलेशन। थोरासेंटेसिस के कारण वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है एज ए कॉम्प्लिकेशन। और जब वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी तो पेशेंट के अंदर हो जाएगा ब्रेडीकार्डिया, पेशेंट के अंदर हो जाएगा ब्रेडीकार्डिया। और ब्रेडीकार्डिया के साथ साथ सिनकोप, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है। तो ये 2 बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं थोरासेंटेसिस के, न्यूमोथोरेक्स एंड वेगस नर्व स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से पेशेंट ब्रेडीकार्डिया में जा सकता है, साइनकोप हो सकता है।
तो इन कॉम्प्लिकेशंस का अपने को ध्यान रखना होता है। और इन कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने का तरीका होता है, न्यूमोथोरैक्स को प्रिवेंट करने का तरीका होता है कि जब अपन प्लूरल इफ्यूजन कर रहे हैं तो जब प्लूरल इफ्यूजन कंप्लीट होने के बाद, अपना प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जब ट्यूब अपने को नीडल रिमूव करनी है, तो नीडल रिमूव करते टाइम पेशेंट को क्या कहेंगे, डीप ब्रीथ, क्या करवाएंगे, डीप ब्रीथ, होल्ड एंड बियरिंग डाउन, ये मैनेवर फॉलो किया जाता है। चेस्ट ट्यूब रिमूव करनी होती है अपने को या नीडल रिमूव करनी होती है, उस टाइम डीप ब्रीथ और उसको होल्ड करना है और साथ में बियरिंग डाउन इफर्ट लगाना है। तो इस तरीके से अपन नीडल रिमूव करेंगे ताकि लंग्स के अंदर एयर एंटर ना हो। देन रिमूव करने के बाद उस पे अपन स्टेराइल नॉन पोरस ड्रेसिंग अप्लाई कर देंगे। कैसी ड्रेसिंग, ये भी याद रखना, स्टेराइल नॉन पोरस ड्रेसिंग। नॉन पोरस ड्रेसिंग का मतलब होता है ऐसी ड्रेसिंग जिससे एयर या कोई भी सब्सटेंस पार करके लंग्स के अंदर या प्लूरल कैविटी के अंदर ना पहुंच पाए। तो स्टेराइल नॉन पोरस ड्रेसिंग अप्लाई कर देंगे और डीप ब्रीथ एंड होल्ड करवा के अपन नीडल को रिमूव कर लेंगे। ऐसी टेक्निक्स यूज करने से अपन न्यूमोथोरैक्स डेवलप होने से रोक सकते हैं और दूसरे जो भी कॉम्प्लिकेशंस है जैसे इन्फेक्शन, उन सबको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये अपने बेसिक मैनेजमेंट होता है प्लूरल इफ्यूजन का। थोरासेंटेसिस के अलावा अपन एक और कर सकते हैं कि अगर पेशेंट को अपन ने थोरासेंटेसिस किया लेकिन बार बार रिपीटेटिवली प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, एक बार ठीक हुआ फिर से हो गया, फिर से अपन ने किया फिर से प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो गया, तो उस कंडीशन में अपन करते हैं सेकंड मैनेजमेंट प्लूरेक्टमी, मीन्स सर्जिकली रिमूवल ऑफ प्लूरा। प्लूरा को ही रिमूव कर देंगे, तो जब प्लूरा ही नहीं रहेगी तो ना प्लूरल इफ्यूजन होगा और ना अपने को थोरासेंटेसिस करना पड़ेगा। और तीसरा प्रोसीजर अपन यूज करते हैं प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस मीन्स एडिशन ऑफ प्लूरा, एडिशन ऑफ प्लूरा मीन्स एक सब्सटेंस इंसर्ट करते हैं अपन, जैसे प्लूरल इफ्यूजन के अंदर अपन कर रहे थे, थोरासेंटेसिस के अंदर कर रहे थे कि निडल डाल के फ्लूइड को एस्पायरेट किया था, तो उसी तरह उल्टा करेंगे। फ्लूइड एस्पायरेट नहीं करके एक स्क्लेरेटिंग सब्सटेंस होता है जिसको सिरिंज के थ्रू प्लूरा के अंदर इंसर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, जैसे ये लंग्स अपने, ये प्लूरा, तो इस प्लूरा के अंदर एक निडल के थ्रू अपन स्क्लेरेटिंग सब्सटेंस को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। और ये सब्सटेंस क्या करेगा, दोनों प्लूरा की जो दोनों लेयर होती है उनको आपस में चिपका देगा, एडेशन कर देगा, एडेशन कर देगा। और जब एडेशन हो जाएगा, दोनों लेयर चिपक जाएगी आपस में, तो स्पेस ही नहीं रहेगा, प्लूरल कैविटी ही खत्म हो जाएगी, यहाँ पे कैविटी नहीं रहेगी। और जब कैविटी ही नहीं होगी तो फ्लूइड एक्यूमुलेट ही नहीं होगा। तो इस तरह से अपन ये मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, प्लूरेक्टमी कर सकते हैं या प्लूरोडेसिस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने जनरल आज की कंडीशन प्लूरल इफ्यूजन, इसके क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस और कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट्स करके हमें जरूर बता सकते हैं।